गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे। उसके पहले बाल गोविंद भगत की संक्षिप्त जानकारी जो है सो हम लोग ले लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है सो स्थान हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के निबंधकारों में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो है तो इनका जन्म हुआ था, बेनीपुर गांव में। और इनके बचपन में ही जो है तो इनके माता पिता का साथ जो है सो इनसे छूट गया था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है सो गांव में ही हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाए थे और उससे पहले गांधी जी के साथ जो है सो असहयोग आंदोलन में ये जुड़ गए थे गांधी जी के साथ। और इनके पास लिखने की प्रतिभा थी बचपन से ही, और अखबारों में भी जो है सो ये लिखते थे। तरुण भगत, किसान मित्र आदि पत्रिका जो है इन पत्रिकाओं का जो है इन्होंने संपादन भी किया था। नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टार्ज भी लिखे हैं इन्होंने। और 1968 में जो है सो इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके साहित्यिक विशेषता की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इस प्रकार है कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और गद्यकार माने जाते हैं ये। उन्होंने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में वर्ग शोषण की समस्या को उजागर किया है। अपने गद्य में शोषकों एवं पूंजीपति वर्ग के अत्याचारों का वर्णन किया है। और कहा कि कुछ रचनाएं जो हैं में उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का भी जो है सो विरोध किया है। इनकी रचनाओं में देशभक्ति की भी भावना जो है सो मिलती है। कुछ रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो इस प्रकार हैं: माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मसाल, जंजीर, दीवारें, पैरों में पंख बांधकर। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं जो हैं वे एक जगह संग्रहित हैं, और जहां संग्रहित हैं उसका नाम है बेनीपुरी ग्रंथावली। बेनीपुरी ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। अब हम लोग जो बाल गोविंद भगत पाठ को पढ़ेंगे, उस पाठ के उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि आखिर इस पाठ का जो है सो उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि यह पाठ जो है सो रेखाचित्र शैली में रचित है। और कहा कि इस पाठ के माध्यम से, इस रेखाचित्र के माध्यम से इन्होंने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। केवल वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान करने से कोई व्यक्ति जो है सो सन्यासी नहीं हो जाता है। वेशभूषा के आधार पर कोई सन्यासी नहीं कहा जा सकता है, या अन्य जो बाह्य कार्य होते हैं जैसे पूजा पाठ आदि, इसके आधार पर किसी को सन्यासी नहीं कहा जा सकता है।
इसी को बताना चाहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी इस रेखा चित्र में। इसी दृष्टि से बाल गोविंद भगत सन्यासी प्रतीत होते हैं। यह पाठ जो है वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। ग्रामीण जीवन की भी एक सजीव झांकी प्रस्तुत की है रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस पाठ में। लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का जो प्रतीक है, इस तरह के एक चरित्र का उद्घाटन किया है इस पाठ में इन्होंने। पाठ के सार की तरफ आते हैं, अर्थात इस पाठ का जो सारांश है उसको मैं बताता हूं। अब इतना लंबा चौड़ा पाठ पढ़ना इस तरह से तो मुश्किल है, इसलिए संक्षेप में ही। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष की आयु वाले मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। कमर में लंगोटी और सिर पर जो है सो कबीरपंथी टोपी पहनते थे। काला कंबल भी ओढ़ते थे और माथे पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की जड़ों की माला हुआ करती थी। साधु नहीं थे ये बाल गोविंद भगत, गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी कबीर भक्त थे। कबीर को ही वे अपना गुरु मानते थे। खेतों में भी काम करते थे। ग्रामीण जीवन को जिया है इन्होंने, तो इस हिसाब से खेतों में भी काम करते थे। ग्रामीण संस्कृति की झांकी जो प्रस्तुत की गई है। खंजड़ी बजाते थे, एक वाद्य यंत्र है, और उसको बजाते हुए गीत भी गाते थे। कार्तिक महीने में और फागुन मास, कार्तिक से फागुन मास तक प्रभात फेरी लगाते थे। खंजड़ी बजाते हुए, गीत गाते हुए वे नाचते थे और उसमें विभोर हो जाते थे। उनकी मंडली जमती थी और वह मंडली भी उनके साथ आत्मविभोर हो जाती थी। उनकी संगीत साधना की चरम सीमा तब देखी गई जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई। पुत्र की लाश के सामने जमीन पर ही उन्होंने एक आसन जमा लिया और गीत गाए जा रहे थे। ठीक है, उनकी पतोहू वहां रो रही थी और उसे वे समझा भी रहे थे कि अभी जो है सो रोने का समय नहीं है। अभी रोने का समय नहीं है, यह जो है सुख मनाने का समय है, खुशी मनाने का समय है। उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, इसलिए रोना नहीं है, यह मृत्यु नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये थी उनकी संगीत साधना, ईश्वर के प्रति उनकी ये थी भक्ति। लोक परंपरा के विरुद्ध उन्होंने अपनी पतोहू से ही अपने बेटे की चिता को आग भी दिलवाई और बेटे का जब श्राद्ध कार्यक्रम समाप्त हो गया तो पतोहू के भाई को बुला करके कहा उन्होंने कि इसे तुम अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी भी करवा देना। जबकि
भारतीय समाज में स्त्रियों का दूसरा विवाह परंपरा के विरुद्ध है, फिर भी उन्होंने पतोहू के भाई से ऐसा कहा। और आगे है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु बिल्कुल उनके ही अनुरूप हुई थी। बिल्कुल साधारण सी मृत्यु। प्रति वर्ष वे गंगा स्नान के लिए जाते थे, 4-5 दिन की यात्रा भी होती थी, और उस बीच में जो है सो कुछ खाते पीते भी नहीं थे। लोगों ने मना भी किया कि भाई आप बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, छोड़ दीजिए इस काम को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। एक बार की बात कि गंगा स्नान से लौटे और बीमार थे, और शाम को खंजरी बजाते हुए, गीत गाते हुए मस्त थे। लेकिन प्रातः बेला में अर्थात भोर के समय में उनके गीत के जो स्वर सुनाई देते थे, वे स्वर आज नहीं सुनाई दिए। लोग आश्चर्यचकित हुए कि आज बाल गोविंद भगत की दिनचर्या आखिर भंग कैसे हो गई। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या आखिर भंग कैसे हो गई। लेकिन हुआ यह था कि उस रात को ही उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे थे। इसीलिए भोर के बेला में उनके गीत के स्वर लोगों को नहीं सुनाई पड़े। ठीक है, उनकी मृत्यु उनके अनुरूप ही हुई थी। इससे अर्थ ये है कि गृहस्थ होते हुए भी वे जिस तरह से साधु की भांति अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, ईश्वर में जैसे विश्वास कर रहे थे, वैसे ही अपनी दिनचर्या में मग्न थे। वे गंगा स्नान से लौटे थे, भजन गीत गा रहे थे, और इसी बीच उनकी मृत्यु हुई। इसीलिए कहा गया कि उनकी मृत्यु उनके अनुरूप ही हुई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पाठ के सारांश के रूप में इतना ही। अगले दिन हम जो है सो इसके प्रश्न के तरफ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा यह वीडियो आप तक पहुंचता रहे। शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद।